नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा से जुड़े लोगों के बारे में, कलाकारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में, गीतकारों, पटकथा लेखकों आदि-आदि के बारे में और सिनेमा से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के या कहें भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही विलक्षण कलाकार की, विलक्षण अभिनेता की, जो दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच नहीं है। उनका नाम है इरफ़ान। उनके नाम से शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी होगा जो परिचित ना हो। इरफ़ान जिन्होंने मात्र 53 बरस की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अब से 3 साल पहले। लेकिन उन्होंने अपने काम और अपने शानदार विलक्षण अभिनय के चलते, अपने काम और अपने नाम की जो अमिट छाप छोड़ी है, वो उनके दर्शक, उनके फैन्स जो भी उनके कदरदान हैं, वो उसको कभी भुला नहीं पाएँगे और उनकी शख्सियत के जो तमाम दिलचस्प पहलू हैं और जो उनकी सोच है, जो एक तरीके की जो उनकी अभिनय के साथ-साथ उनकी शख्सियत में मिल कर के जो एक इरफ़ानियत का निर्माण करती है, तो वो इरफ़ानियत जो है उसके क्या मायने हैं उनके कदरदानों के लिए, आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अ, हिंदी फ़िल्मों के बहुत वरिष्ठ समीक्षक, फ़िल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म लेखक धनंजय कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी अ, रवि चतुर्वेदी जी, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि जी बहुत ही तजुर्बेकार रंगकर्मी हैं, 100 से ज़्यादा नाट्य प्रस्तुतियाँ कर चुके हैं और तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा अजय जी से। अजय जी, आपने इरफ़ान पर एक किताब भी लिखी है। ये वही अप्रैल का महीना है जब हमने 3 साल पहले इरफ़ान को खो दिया था। हालाँकि तारीख़ तो वो नहीं है, लेकिन ये कि आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो उनकी जो शख्सियत है और जो उनका काम है, जो उन्होंने इतने कम समय में इतना इतना काम कर दिया है, जो उनकी फ़िल्में हैं, चाहे आप हासिल को ले लें, चाहे मकबूल को ले लें, चाहे पान सिंह तोमर ले लें या लाइफ़ ऑफ पाई ले लें, तमाम इस तरह की फ़िल्में हैं, जो छाप इरफ़ान छोड़ गए हैं। तो वो जो इरफ़ानियत है, उसके मायने आज हम अपने दर्शकों के लिए उसको विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इरफ़ानियत को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने तो उन पर किताब भी लिखी है। आप ज़रा हमें तफ़सील से बताएँ कि आपने जब किताब लिखी तो क्यों आपको उन पर किताब लिखने का आइडिया आया? और वो किताब जब आपने लिखी, तो उसमें आपने किस तरह से इरफ़ान से जुड़ी चीज़ों को खोजा और किन-किन लोगों से आप उस दौरान मिले? इरफ़ान से जब आप मिले तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा? चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि चतुर्वेदी साहब, आपका स्वागत है। और अजय जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जी। जी, जी, जी। यहाँ पैनल में पैनल में मौजूद सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार और दर्शकों को भी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और साथ ही एक पेनफुल भी प्रक्रिया है इरफ़ान को याद करना। मेरे लिए वो इरफ़ान कभी था नहीं हो पाते हैं, इरफ़ान हैं और मेरे लिए ख़ास करके तो हर पड़ाव पे जब भी कहीं मुसीबत में रहा हूँ मैं, जब भी कहीं दुविधा में रहा हूँ मैं, इरफ़ान मेरी मदद को आ गए हैं। अपनी अनुपस्थिति के बावजूद अभी जब इरफ़ान किताब आई, उसकी वजह से मुझे जो प्रोत्साहन और जो एक जोश मिला है, इस किताब को दर्शकों ने, पाठकों ने जिस तरीके से पसंद किया और हाथों-हाथ बिकी है ये किताब, उससे मुझे एक हिम्मत भी मिली है कि आगे और भी किताबें की जा सकती हैं। बात रही इरफ़ानियत की, इरफ़ानियत मेरी किताब का टाइटल भी है और इसी किताब में एक हिस्सा इरफ़ानियत है, जहाँ मैं आपकी रवि आवाज़ गूँज चतुर्वेदी रही है कहीं से। मेरी जी। मेरी आवाज़ गूँज रही है। बोलिए, अब बोलिए। हाँ, नहीं, दोनों की आवाज़ गूंज तो रही है।
हम लोग गुंजायमान हो गए हैं लगता है। हमारी भी गूंज रही है। हाँ, चलिए अभी चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए। अजय जी। हाँ, तो वास्तव में कहूँ तो ये किताब लिखने की ऐसी कोई योजना नहीं थी। मैं इरफान से लगातार मिलता रहा और मकबूल के समय मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था उनका, जो इस किताब में संकलित है। पहला ही वो इंटरव्यू है जो काफ़ी लेंदी कहा जा सकता है वो, जहाँ एक नींव जैसी आपको पड़ेगी, नींव दिखेगी, जो इरफान शख्सियत थे, जो इरफानियत है, वहाँ इरफान अपनी बातें बताते हैं, एक्टिंग को लेकर के, अपने क्राफ्ट को लेकर के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, अपने स्ट्रगल को लेकर के और अपनी ख्वाहिशों को लेकर के वहाँ वे मौजूद हैं। अगर उस इंटरव्यू को पढ़ लिया जाए ठीक से, तो इरफान की आरंभिक जानकारी एबीसीडी वहाँ पता चल जाता है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद तमाम तरफ से प्रकाशकों की तरफ से भी दबाव था मेरे ऊपर कि आपको एक किताब करनी चाहिए इरफान के ऊपर। लेकिन समहाउ मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि मुझे इरफान पर किताब करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए कि अभी-अभी इरफान गुज़रे हैं और वो किताब अगर आ जाए तो छपेगी और बिकेगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बाद में मुझे जब उनके इंटरव्यूज़ को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था उनके जाने के बाद, तो मुझे लगा कि नहीं, वहाँ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार से मेरी पहली किताब आई, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। वो ई-बुक के तौर पर आई थी नॉटनल से। उसके कुछ समय के बाद फिर लोगों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएँ मिली कि भाई हम भी कुछ लिखना चाहते हैं, हम भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। फिर मैंने उनके गुरु रवि चतुर्वेदी जी समेत बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, जो या तो इरफान को छू चुके थे या इरफान ने उनकी ज़िंदगी को छुआ था। तो ऐसे लोगों को 36 व्यक्तियों को मैंने शामिल किया है इस पुस्तक में, और उन्होंने अलग-अलग दृष्टिकोणों से, अलग-अलग कोणों से इरफान के व्यक्तित्व के आयाम को पेश किया है शब्दों में। तो एक प्रकार से मेरे एक मित्र कहा भी करते हैं कि यह पुस्तक इरफान को 360 डिग्री एंगल में पेश करती है। अगर आप इस पुस्तक से गुज़रेंगे, तो इरफान का शायद ही कोई पहलू है जो बच जाए इसमें आने से। इस हिसाब से ये रहा, और फिर बाद में जब दोनों ई-बुक की अच्छी तारीफ़ हुई, लोगों ने हाथों-हाथ लिया, तो भिलाई के एक प्रकाशक हैं, आकाश माहेश्वरी, जो सरस्वती बुक्स नाम का उनका प्रकाशन है, उन्होंने रुचि दिखाई, उन्होंने ई-बुक मेरी खरीदी थी और उन्होंने कहा था कभी आप इसको पुस्तक रूप में लाना चाहें, तो मैं खुशी-खुशी इसे प्रकाशित करूँगा। फिर वे सामने आए और उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। शुरू में 1000 कॉपी थी जैसा कि होता है, और वो हफ्ते भर के अंदर सारी कॉपी बिक गई। उसके बाद से फिर वे भी परेशान, मैं भी परेशान कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अमेज़न पे वो पुस्तक मिल नहीं रही थी। फिर ख़ैर 10 दिन का गैप लेकर के फिर से आई वो पुस्तक, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार दर्शकों के बीच, पाठकों के बीच जा रही है और लोग बाग उसे पढ़ रहे हैं। अगर इरफान पर कुछ अलग सा सवाल हो, इरफान के बारे में हो, क्योंकि इरफान के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो इस पुस्तक में भी हैं, वैसे भी मेरे संपर्क में रहने से मुझे जानकारियाँ मिलती रही हैं, और एक उनका प्रेम था, एक प्रेमादर था मेरे प्रति, जिसके तहत लगातार वे संपर्क में रहे और मुझसे बातें होती रहीं। तो मैं बाद में जब भी आप कुछ जी और पूछेंगे, तो मैं बात करूँगा। जी। जरूर जरूर अजय जी, आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जो बताया, जिन गुरु रवि चतुर्वेदी का आपने जिक्र किया वो इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान के गुरु रवि चतुर्वेदी जी। मैं चतुर्वेदी जी के पास चलता हूँ। चतुर्वेदी जी, अजय जी ने अभी बताया, आपका परिचय उन्होंने कराया इरफान के गुरु के तौर पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो क्या, मतलब वो कौन सी चीजें थी, किस तरीके से आपसे उनका जुड़ा हुआ, और आप आज जब हम इरफान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज आप उनको किस तरह से याद करना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। आपका जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए अपना। अब जी ठीक है? बस, हाँ 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 ओके। बिल्कुल।
मेरा उससे जुड़ाव एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जैसे होता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, लड़के आते थे सीखने के लिए। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होकर के आया था, तो अपनी क्लासेस कर रहा था, उसमें इरफान भी कहीं से आए, कोई किसी के माध्यम से, किसी और से, तो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आए थे और मैंने उनको उसी तरीके से लिया। कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दूं या मैं कोई उनको बहुत ऐसे करूं या वो बहुत ज्यादा कोई टैलेंट मुझे दिखा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने काम करना शुरू किया इरफान ने मेरे साथ, तो जरूर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये लड़का कुछ दूसरे लोगों से हट करके है, जो आमतौर पर नहीं दिखलाई पड़ता। जैसे सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे प्रभावित किया, या प्रभावित क्या किया, आकर्षित किया, वो ये था कि इसको करेक्टर सस्टेन करने की कैपेसिटी थी। करेक्टर को एक लंबे समय तक सस्टेन करना नए एक्टर के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 1.5 घंटे का शो होता है, 1.5-2 घंटे का। अब सिनेमा में तो क्या है कि आप शॉट बाय शॉट करते हैं, लेकिन स्टेज पे तो आपको 1.5-2 घंटे का शो दिखाना होता है, और अगर आपकी प्रेजेंस वहां पर लगातार है तो आपको करेक्टर में भी लगातार रहना पड़ता है। ये बड़ी मुश्किल होती है, अच्छे अच्छे एक्टर्स के लिए मुश्किल होती है। लोग तुरंत अपने करेक्टर से बाहर आ जाते हैं और फिर उनको टोकना पड़ता है, भाई करेक्टर में ही रहो। इस लड़के के साथ ये एक खासियत थी, जो मुझे कहना नहीं पड़ा कभी भी कि भाई तुम करेक्टर में रहो। एक आध बार टोका जरूर मैंने, बल्कि टोका क्या, उसको रियलाइज कराया कि ये देखो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, इसको तुम ग्रो करो अंदर। दूसरी चीज जो आकर्षित की थी मुझे इस लड़के ने, वो मतलब आप लड़का ही कहूंगा मैं, उसमें आप इरफान के हो, इरफान को लड़का कहने में जरा ऐसे लगता है थोड़ा सा, अजय जी हंस रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो लड़का ही था एज ए स्टूडेंट। तो मैंने उसको रियलाइज कराया, क्योंकि एज ए टीचर मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं उसको ये भी रियलाइज कराऊं, केवल डांटना नहीं, ये रियलाइज कराना कि तुम्हारे प्लस पॉइंट क्या है, तुम किन प्लस पॉइंट के आधार पर आगे बढ़ सकते हो। तो उसकी एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वो करेक्टर में बहुत गहराई में इंटेलेक्चुअली जाता था। फिजिकली तो जाता ही था, यहाँ तक मुझे याद है कि उध्वस्त धर्मशाला हम कर रहे थे, उसमें ये वो प्रोफेसर कुलकर्णी के लड़के का रोल कर रहा था, जोश में भरा हुआ लड़का। वो इतना करेक्टर में इन्वॉल्व था कि भाई मेरा कहीं से उस लड़के की जन्म पत्री बनवा लाया किसी से, कि सर जन्म पत्री के हिसाब से इसका करेक्टराइजेशन ये होना चाहिए। अरे मैंने कहा भैया तू एक्टिंग पे ध्यान दे, तू ये जन्म पत्रियों के चक्कर में मत पड़। बोले नहीं सर, ये जन्म पत्री उस करेक्टराइजेशन का हिस्सा है। वो पहला एक एक्टर था मेरे पास जो एक्टर की करेक्टर की जन्म पत्री बना लाया। तो मैंने कहा नहीं, तो ये तेरी आदत अच्छी है कि यू आर गोइंग डीप इनटू द कैरेक्टर एंड यू शुड गो, ताकि उसकी मानसिक अवस्था का तुझे पता चले। क्योंकि अभी जितनी एक्टिंग हो रही है वो आउटवर्डली हो रही है, इनवर्डली नहीं हो रही है। करेक्टर इरफान ने शायद इस सूत्र को पकड़ लिया था, घंटों अकेले बैठा रहता था, सोचता रहता था। बाकी लोग पूछते भी थे कि यार तू कर क्या रहा है, तो कहता नहीं मैं करेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, जो मतलब अपने आप को बड़ा एक्टर समझते थे, जिनको रोल बड़े मिल जाते थे, वो मजाक भी बनाते थे, लेकिन वो परवाह नहीं करता था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, और तब था उम्मीद कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, पर मुझे तब ये नहीं पता था कि ये सिनेमा में जाएगा। तो तब तक उसने की कोई ऐसी इंटेंशन उसने जाहिर नहीं की थी, और अगर उसके मन में थी, जैसा कि बाद में मुझे पता चला कि वो तो शुरू से ही सिनेमा में जाने की इच्छा रखता था, तो हो सकता है कि मेरा एटीट्यूड कुछ चेंज हो जाता। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिनेमा ना तो मैं देखता हूँ, ना मैं उसके लिए कभी ट्रेंड हुआ सिनेमा के लिए, और ना मैंने कभी कोई वो उस तरीके की मेथोडोलॉजी अपनाई थी। ये बात जरूर थी कि स्टेनिस्लॉवस्की सिस्टम को मैंने थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश की थी, कि ऑल गुड एक्टर्स आर, दे प्रैक्टिस द इनवर्ड एक्टिंग,
ये इनवर्ट एक्टिंग हमेशा आउटवर्ड एक्शन को जनरेट करता है। इस पर थोड़ी मैं एक्सरसाइज डीपली करता था, वो मैंने की थी। उसको इरफान ने सिनेमा के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। वो स्टेज पे जो बड़ा एक प्रेम बनता है पूरा, जिसको कहना चाहिए कि प्रोसीनियम प्रेम बनता है, उस प्रोसीनियम प्रेम को उसने कैमरे के फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो वो डीप बहुत बहुत अंदर तक जाके बारीकियों के साथ काम करने लग गया था वो। मैं तो उसको दो ही तरीके से आज की तारीख में जब मैं असेसमेंट करता हूँ, तो मुझे लगता है इरफान को दो तरीके से असेसमेंट किया जा सकता। पहला, इरफान एज ए पर्सन, और दूसरा, इरफान एज ए स्कूल ऑफ एक्टिंग। क्योंकि इरफान का जो एक्टिंग की मेथोडोलॉजी थी वो थोड़ी अलग थी दूसरों से। मैंने उसकी बहुत सारी फिल्में नहीं देखी थी शुरू में। वो मुझे फोन कर करके कहता था, सर मेरी ये फिल्म देखी क्या? मैं हमेशा उसका उत्तर नहीं में होता था। बहुत जिद करने के बाद जब मुझे जयप्रकाश चौकसे ने भी रिकमेंड किया कि भाई वो देख लो पान सिंह तोमर, वो अच्छी फिल्म है। जब मैंने पान सिंह तोमर देखी तब मैंने इरफान को फोन किया कि तुमको अवार्ड मिलेगा डेफिनेटली। पान सिंह तोमर को मैं जानता भी था, व्यक्तिगत रूप से जानता था, क्योंकि मैं उसी एरिया से आता हूँ, धौलपुर, ग्वालियर, भरत, आगरा के एरिया से। तो पान सिंह तोमर से मेरे कहीं कोई कनेक्शन थे। एक मेरे मदर की सहयोगी थी, उसके हस्बैंड मिलिट्री में थे, वो पान सिंह तोमर के साथ थे। तो करेक्टर को मैं थोड़ा सा जानता था। बागियां, मतलब चंबल में उतरना, बागियों का बनना, ये प्रोसेस तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, बल्कि 8वीं 9वीं में मैंने देखा था। जब मैंने इसको ये देखा पान सिंह तोमर का, और वो लैंग्वेज, वो एक्सेंट वहाँ के जो काम किया उसने, तो मेरा भी एक्सेंट तब तकरीबन तकरीबन वैसा ही था। तो मुझे बड़ा फेमिलियर सा भी लगा। तब मुझे लगा कि इसने, खैर मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, अवार्ड भी मिला उसको। उसके बाद मैंने उसकी कुछ फिल्में देखनी शुरू की, अच्छी अच्छी थी वो फिल्में। शुरू की तो मुझे वो कमर्शियल फिल्में थी, वो कहता भी था, मैं नहीं भी देखता था, अवॉइड भी कर जाता था। फिर उसने कुछ रिव्यूज मेरे को भेजने शुरू किए, तब मुझे लगा कि नहीं, इसने अपने आप को एज ए स्कूल डेवलप किया है। और उसकी जो फिल्म थी, ये लास्ट वाली जो फिल्में थी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, और उसके अलावा जो हॉलीवुड की कुछ फिल्में उसने की थी, जैसे मैंने उसकी एक फिल्म देखी थी चिली में, ये अमेजिंग स्पाइडरमैन, चिली में देखी थी मैंने। फ्रीडम स्क्वायर पे बड़ा सा उसका होर्डिंग लगा हुआ था। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने अपने साथियों को बताया कि ये देखो, इस लड़के ने मेरे साथ काम किया है, इस एक्टर ने। स्पेनिश में थी वो फिल्म जब की हुई, तो लेकिन अच्छा लगा। तो मैं और लोगों को भी वो फिल्म बहुत पसंद आ रही थी, खासतौर से इरफान तो नॉन हॉलीवुड एक्टर था, तो हॉलीवुड फिल्म में नॉन हॉलीवुड एक्टर एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने उस एरिया में काफी काम किया है, और काफी लोगों को मैं जानता हूँ वो नहीं एंटर होने देते इजीली, और अच्छे अच्छे इंडियन एक्टर उसमें एंटर नहीं हो पाए। लेकिन इरफान हो गया, और अपने एक्टिंग के ही बूते पर हो गया। तो उस रूप में जब मैं देखता था तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ कुछ ठीक ही पढ़ाया है इस लड़के को, जो ये यहाँ पहुंच गया। तो गर्व होता था थोड़ा सा। तो मैं आज भी उसको ऐसे ही देखता हूँ। मेरे लिए वो अब ठीक है, एज ए पर्सन एब्सेंट है, वो नहीं है मेरे सामने, लेकिन एज ए स्कूल ऑफ एक्टिंग तो वो हमेशा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को प्रपोज भी किया है कि यार कोई ऐसा संस्थान बने जहाँ पर ऐसे लोग निकल सके, क्योंकि इरफान कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, आप सब जानते हैं। बहुत ही कंजर्वेटिव, और बहुत ही, जिसको कह लीजिए जयपुर का हमारा सबसे, अगर आप उसको स्लैंग्स में बोले तो कच्ची बस्ती टाइप एरिया था वो। अंडर डेवलप्ड एरिया था जहाँ से वो निकल करके आया था, और उसकी फैमिली और उसके आसपास का माहौल भी ऐसा ही था। और उसमें बहुत एक्टर ऐसे निकले हैं, अभी भी हैं, जो निकल सकते हैं। अगर कोई, मैं तो बतौर टीचर यही देखता हूँ कि यार मेरे पास कुछ साधन संपन्न होता, कुछ मेरे पास
सुविधाएं होती तो मैं और काम करता इस पे, और शायद और एक आध दो एक्टर ऐसे निकल आते तो इरफान का नाम आगे बढ़ता उसका। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कहीं से कोई सुविधा मिले तो इरफान स्कूल ऑफ एक्टिंग शुरू कर सकूं मैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत बहुत अच्छे ख्याल आपके। धनंजय, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो स्कूल ऑफ एक्टिंग की बात कही रवि चतुर्वेदी जी ने, क्योंकि वो उनके प्रशिक्षक रहे हैं, तो इरफान स्कूल ऑफ एक्टिंग, आप फिल्मों में पटकथा लेखक के तौर पर जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, तो आप इरफान स्कूल ऑफ एक्टिंग को किस तरह से देखते हैं? आप कौन सी फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे? जैसे पान सिंह तोमर का जिक्र किया रवि चतुर्वेदी जी ने, और हम सब जानते हैं कि पान सिंह तोमर एक बहुत ही शानदार फिल्म है। अगर इरफान को सिर्फ एक फिल्म के जरिए याद करना हो तो निस्संदेह पान सिंह तोमर अपने आप में एक संपूर्ण फिल्म है, जहां इरफान दिखाई देते हैं अपनी अदाकारी के बहुत सारे शेड्स के साथ में। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, बतौर पटकथा लेखक, आप इरफान अभिनेता को किन किन फिल्मों के जरिए याद करते हैं? एक तो रवि जी के यहाँ से लगता है आवाज आ रही है, उनको ये थोड़ा सा म्यूट करने बोलिए, गूंज रही है आवाज। नहीं, मेरा तो म्यूट नहीं है। कर लीजिए रवि जी अपने आप को। हाँ, देखिए, मैं इरफान जी से कभी पर्सनली तौर पे मिला नहीं, मतलब फेस टू फेस मिला नहीं। मैंने उनको फिल्मों के माध्यम से ही जाना। फिर जो है अजय जी की किताब पढ़ी, तब और सारे कई पहलुओं को जाना मैंने। इरफान खान की मैंने सारी फिल्में नहीं देखी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फिल्में मैंने देखी है। और जिस तरह से उनके गुरु के तौर पे हमारे सामने बैठे हैं, आपको पहले प्रणाम रवि चतुर्वेदी जी, कि आपका नाम या कहिए आपके शिष्य इतनी ऊंचाई पे पहुंचे जिन पे हम बात कर रहे हैं इतने अच्छे तरीके से उनके जाने के बाद, और बात करते हुए गर्व होता है। मतलब रवि जी ने जो बताया एक्टिंग, स्कूल ऑफ एक्टिंग, मैं उसको वो वर्ड नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि क्या सहज है इरफान खान मुझे बहुत सहज लगे। और एक एक्टर जो होते हैं आमतौर पे वो एक्टिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि दिलीप साहब का नाम या बलराज साहनी का नाम बड़ा अलग तरीके से लिया जाता है कि वो जो है बेहद सहज तरीके से प्रेजेंट किया, मोतीलाल जी का नाम लिया जाता है, लेकिन इरफान खान को मैं उन सब से भी ज़्यादा सहज देखा। मुझे लगा कि इरफान ज़्यादा सहज है, उन लोगों में फिर भी दिखता था कि कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इरफान खान की पहली फिल्म मैंने देखी तो जो हासिल नाम की एक फिल्म थी, हासिल फिल्म थी जो कॉलेज लाइफ पे थी, और बड़ी अच्छी फिल्म लगी थी। मुझे लगा था ये एक्टर जो है किसी दिन बड़ी कमाल कर जाएगा। उसमें बहुत नामचीन एक्टर नहीं थे इरफान, लेकिन मुझे लगा था कि इस आदमी की, एक्चुअली मैं भी थोड़ा थिएटर बैकग्राउंड से आया हुआ, मैंने नाटक किए नहीं है मंच पे, लेकिन हमने नाटकों की समीक्षा बहुत लिखी है, अलग अलग नाट्य संस्थाओं को मैंने देखा है, तो अभिनय को जानने, समझने, पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैंने देखा कि इरफान इतने सहज व्यक्ति के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, और जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही रवि जी ने, कि वो कैरेक्टर को खोजता था, कैरेक्टर में घुस जाए। तो एक्टिंग बेसिकली वही है, परकाया प्रवेश जिसको कहते हैं, कि आप दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं, और वो इरफान खान नहीं लगते हैं, वो कैरेक्टर बन जाता है। फिर मैंने एक फिल्म देखी उनकी, पान सिंह तोमर तो मैंने बाद में देखी, मकबूल एक फिल्म देखी। मकबूल मुझे बड़ी अच्छी फिल्म लगी और बड़ी चर्चित फिल्म रही। वो उसमें तब्बू और ये क्या कहते हैं पंकज कपूर जैसे अभिनेता थे, लेकिन इरफान खान उस समय भी नए थे, लेकिन कहीं ये एहसास नहीं हुआ कि, बल्कि मैं तो कहीं कहूँ अगर सही मायने में, तो कई जगह मुझे लगा कि पंकज कपूर पे भी भारी पड़ गए इरफान खान, ऐसा मुझे कई बार ये एहसास हुआ। फिर उनकी फिल्म एक आई मैंने देखी, पीकू। पीकू एक बड़ी ही अच्छी, मतलब कहानी के लेवल पे बड़ी अलग किस्म की कहानी थी। आमतौर पर सिनेमा में ऐसी कहानियां बनाई नहीं जाती, क्योंकि सिनेमा में जो कहानियां बनती है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ही है, घटनाएं बहुत ऐसी डाली जाती है जो आपको जो है रोमांचित करे, या आपको जो है परेशान करे, या आपको कुछ झकझोर दे, ऐसी घटनाएं देते हैं। लेकिन पीकू की कहानी एक ऐसी कहानी थी जो सामान्य सी कहानी थी, धीरे 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 कैसे प्रवेश करती है ना। जूही चतुर्वेदी जी से मैंने कहा था कि ये कहानी देखते हुए मुझे लग रहा था कि मेरे पिताजी, अमिताभ बच्चन का जो रोल है, कैरेक्टर है, वो मुझे मेरे पिताजी का कैरेक्टर दिखाई पड़ा कई जगह, क्योंकि मेरे पिताजी को प्रॉब्लम थी यूरिन में, और वो अक्सर इस तरह से फोन कर दिया करते थे जिससे अमिताभ बच्चन फोन किया करते थे। तो उस फिल्म में भी
इरफान खान ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की, इतनी सहज एक्टिंग की कि लगा नहीं कि कोई किरदार जी रहे हैं, लगा कि वो इरफान की अपनी कहानी है और इरफान उस कहानी के पात्र है। तो ये जो खासियत है। फिर मैंने देखी हिंदी मीडियम, हमारे मित्र जो साकिब चौधरी हैं उन्होंने लिखी थी और उन्होंने डायरेक्ट की थी। कमाल फिल्म थी, मतलब कि एक जो है अमीर किस्म का व्यक्ति, जो अमीर आदमी जो है वो किस तरह से झूठ बोलता है और अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता है बीपीएल कोटे के तहत स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो पूरी जर्नी फिर किस तरह से ग्लानि होती है उस व्यक्ति को। तो कैरेक्टर में कई सारे शेड थे और इतना बढ़िया से प्ले किया कि मतलब लगता है कि वो किरदार है नहीं, वो व्यक्ति, उसी के साथ वो घटना घट रही है। तो इरफान की फिल्मों को जो मैंने देखा और मुझे जो महसूस हुआ इरफान की फिल्मों को देखते हुए कि आप इरफान को एक किरदार के तौर पर मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि इरफान जो है कई रूप में प्रकट हो जाते हैं और वो रूप जो है हर फिल्म में अलग अलग, और वो रूप जो है उनका शायद अपना ही रूप है। जैसे लगता है कि वो इरफान खान एक्टर नहीं है, इरफान खान वो व्यक्ति है जो अलग अलग तरीके के जीवन जी चुका है और वो पर्दे पे प्रेजेंट कर रहा है। ये खास बात मुझे दिखी। फिर मैं और 2-3 बात कहूं तो देखिए, एक आमतौर पे माना जाता है कि जो थिएटर से आदमी आता है फिल्म इंडस्ट्री में, उसको बहुत अच्छे रोल नहीं मिलते, फिल्म इंडस्ट्री उस तरह से स्वीकार नहीं करती है, उस तरह की जगह नहीं देती है। जैसे आमतौर पे आप जिक्र करते हैं, थिएटर की बात करते हैं तो आप लेके आते हैं नसरुद्दीन शाह की बात करते हैं कि बड़े चर्चित हुए, एग्नेस डी से आए और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, लेकिन फिर भी एक रहा कि उनको उस लेवल पे एक्टर नहीं समझा गया जिस लेवल पे इरफान को समझा गया। मैं बोलता हूँ कि फिर मनोज बाजपेयी आए, उन्होंने भी बहुत सफलता मिली मनोज बाजपेयी, लेकिन मैं मनोज बाजपेयी से भी ज्यादा सफल इरफान खान को मानता हूँ। फिर और भी कई एक्टर हैं जो इंडस्ट्री से आए और लोगों ने काम किया। तो एक तो वो उन्होंने तोड़ा, फिर टेलीविजन में भी उन्होंने बहुत काम किया। भारत एक खोज है, चंद्रकांता है, चंद्रकांता में तो बहुत मेजर रोल था, बड़ा चर्चित रोल था। तो वो बड़ा फैंटेसाइज रोल था और उसमें भी बड़ा कमाल काम किया। उसमें सहज एक्टिंग नहीं करनी थी, उसमें लाउड एक्टिंग करनी थी और उसमें भी कमाल काम किया। तो मैं कहूं कि इरफान खान जो है, जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, उस श्रेणी में इरफान खान ने बिना उस तरीके के चेहरे मुहरे के या बिना उस तरीके के बैकग्राउंड के खुद को स्थापित किया स्टार के तौर पे, लेकिन अभिनेता के तौर पे मुझे बहुत ऊपर लगते हैं। उसमें आमिर खान, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्टर के तौर पर आप देखते हैं तो इरफान खान बड़े ऊंचे दर्जे के एक्टर नजर आते हैं और लगता है कि इस तरह के एक्टर शायद उंगली पे गिनेंगे तो कुछ नाम आएंगे। इसलिए रवि जी ने जब कहा कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी उनको काम मिला और वो एक्सेप्ट किया, वो बड़ी अच्छी बात है। मुझे मालूम है कि हॉलीवुड के लोग टैलेंट को पहचानते हैं, प्रतिभाओं को पहचानते हैं, और जिस तरह से पहचाना और इरफान खान को मिला। लेकिन मुझे एक बड़ा सदमा ये लगा जब शायद मुझे लगता कि अजय जी ने ही लिखा था कि इरफान खान ने जहां फॉरेन कहीं इलाज कराने गए थे वहां से अपनी पीड़ा लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी, और वो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं भगवान में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर कहीं कोई है तो उसको जीवन दो यार, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छे लोगों को लंबे समय जीना चाहिए। कुछ लोगों की जिंदगी अगर उधार देकर के उनको जिंदा किया जाए या आगे बढ़ाया जाए, उनकी उम्र बढ़ा दी जाए, तो मैं तो वो भी कहूँ कि वो ऐसा किया जाना चाहिए। पता नहीं कौन सिस्टम है कि अगर कोई भगवान है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी जाने की उम्र नहीं थी। अमीर लोग की उम्र के आसपास के रहे, क्योंकि उनका मैं देख रहा था जन्म तो बहुत ये लंबी उम्र उनकी नहीं थी। तो इरफान खान को देखते हुए लगता है कि आप जो है, जो एक आमतौर पे कहता है, जैसे रवि जी ने जिक्र भी किया कि सिनेमा के एक्टर और जो रंगमंच के, जो थिएटर के एक्टर हैं, उन दोनों में बड़ा अलग भाव रहता है। सिनेमा के एक्टर जो आमतौर पे होते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, 2-4 लाइनें जो शॉर्ट डिवीजन करते हैं, शॉर्ट वाइज करते हैं, एक्टिंग कर देते हैं, उसी समय स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसी समय जो भी बोलना है बोल देंगे, फिर वो डबिंग करने जाएंगे, वो ठीक करेंगे। थिएटर में जैसे महीनों उसमें वो ये होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, उसमें रिहर्सल होते हैं। तो थिएटर की एक्टिंग को ज्यादा गंभीर एक्टिंग के तौर पर देखा गया है। थिएटर को इसलिए भी गंभीर माना गया कि थिएटर जो है जीवन के सरोकारों से लगातार जुड़ा रहा। थिएटर मनोरंजन का माध्यम केवल नहीं है। हमारे एक मित्र है मंजुल भारद्वाज, जो अक्सर बोलते हैं कि थिएटर जीवन बदलने का माध्यम है ना। तो जीवन को बदलने का माध्यम, जीवन को जीने का माध्यम थिएटर है, और उस थिएटर का एक आदमी आता है। बहुत सारे लोग थिएटर के आए हिंदी सिनेमा में, लेकिन वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सिनेमा को भी उसी तौर पे लिया। और मैं कहूँ, पता नहीं रवि जी इस पे ज्यादा बेहतर बोलेंगे, मैं कहूँ कि सिनेमा में थिएटर को बड़े तरीके से जिंदा किया। ये इरफान खान की काबिलियत थी। जी अमिताभ जी। धन्यवाद धनंजय, आपने बहुत बढ़िया तरीके से इरफान की जो शख्सियत और उनकी जो अभिनय
क्षमता है या जो उनके अभिनय की विशेषता है, उसको एक दर्शक के तौर पर व्याख्यायित किया। और आपने जो फिल्मों का जिक्र किया, निश्चय ही वो हासिल का रणविजय जो है वाकई में मेरा भी बहुत पसंदीदा किरदार है। वो एक मतलब एक तरह से खलनायक का चरित्र है, लेकिन ये कि उसके बावजूद वो इतना इतना दिलचस्प उन्होंने निभाया है। यूनिवर्सिटी का जो एक छात्र नेता होता है और किस तरह का मतलब वो जो इलाहाबाद की कहानी है, तिग्मांशु ने उसको जिस तरह से फिल्माया। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और उस इलाके की जो छात्र राजनीति है उसमें किस तरह के लोग किस तरह से काम करते हैं, उसको इरफान ने वाकई में, जो अभी रवि जी कह रहे थे, वो किरदार का जो विश्लेषण करते थे, वो किरदार में घुस जाने वाली बात थी। और पान सिंह तोमर तो खैर एक नया फिल्म है ही। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इरफान की जो फिल्में हैं, उनमें से किन फिल्मों को आप मतलब याद करते हैं? किन के ज़रिए आप याद करना चाहेंगे? मुझे लगता है इरफान एक शायद ऐसे विलक्षण अभिनेता थे जिन्होंने अपनी आँखों के ज़रिए, आँखें उनकी मतलब वो खुद भी ये मानते थे कि उनकी शख्सियत में जो उनकी आँखें हैं, वो कुछ विशिष्ट हैं। क्योंकि जो उनकी आँखों में वो जो एक उभरी हुई आँखें थी और जिस तरीके से वो देखते थे, जो गेज़ थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे याद है जब उनका देहांत हुआ था, शाहरुख खान ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर एक शेर कोट किया था कि पैमाना कहे है कोई, मैं खाना कहे है, दुनिया तेरी आँखों को क्या-क्या ना कहे है। वो जो एक ये शायद मीर का शेर है। तो ये जो उनकी आँखों में बात थी, यानी जब उदासी का माहौल है तो वो उदासी ले आते थे और जब वो व्यंग करना होता था तो व्यंग ले आते थे। जहाँ कहीं अगर उनको दुष्टता के भाव दिखाने होते थे तो यानी मकबूल का जो पूरा असमंजस है, जो उसका मैकबेथ का किरदार उन्होंने निभाया है, वो पूरा असमंजस जो है वो उनकी आँखों में उतर के आता है। वो सारे टाइम जो उसका डिलेमा है, वो डिलेमा उसका निकल कर आता है। उसी तरह से जो जब वो हैदर में रूहदार का किरदार निभा रहे हैं, रूहदार का किरदार हालाँकि छोटा-सा किरदार है, लेकिन वो रूहदार का किरदार जो है वो इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि वाक़ई में लोगों के मतलब वो देखा जाए तो एक अभिनेता के तौर पर इरफान जो है वो हमारी रूह में समा जाते हैं, उस तरह के किरदारों के ज़रिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन-सी फ़िल्में हैं, जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे जब आप इरफान अभिनेता को का विश्लेषण करेंगे तो? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। अनम्यूट नहीं हुए, वो कट गए। अरे! मुझे लगता है गलती से उन्होंने दूसरा बटन दबा दिया। हाँ, 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 रवि जी से बात कर मुझे लीजिए। लीव कोई बात नहीं। मैं रवि जी के पास आता हूँ जब नहीं, अजय जी आ रही है, अच्छा आवाज अजय आ जी रही जुड़ है। गए हैं। जी हाँ, जी जी हाँ, जी जी हाँ। जी, आपने जी, गलत सॉरी। बटन दबा दिया था, इसलिए आप नहीं नहीं, अंतर्ध्यान हो बटन गए नहीं, थे। वो आज मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हम्म, जी। तो उनकी सारी फिल्में जो चर्चित फिल्में हैं वो तो लोग सभी जानते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं हासिल का नाम लूंगा, जाहिर सी बात है, मकबूल लूंगा, और उसके बाद वैरियर करके जो उनकी फिल्म थी जिसकी वजह से इरफान को एक वॉरियर, हाँ, बड़ी, निस्संदेह। हाँ जी, बहुत बड़ी शानदार फ़िल्म है। पहचान मिली। जी जी, बिल्कुल। बड़ी पहचान मिली जिसकी वजह से, और जहाँ से इरफान सीरियस भी हुए अपनी फिल्मों को लेकर के, अपनी अदाकारी को लेकर के, ये सारी चीजें। बाकी मैं ऐसे भी फिल्मों का गवाह रहा हूँ जहाँ वे शूटिंग कर रहे थे, जैसे रोग जैसी फिल्म है, दिल कबड्डी है, गुनाह है, जिन फिल्मों के बारे में लोग कम जानते हैं, वैसी फिल्में भी रही हैं जहाँ शूट पर भी मैं रहा हूँ। बाकी बाद की फिल्में जो सभी उनकी पसंद करते हैं, पीकू हो, अभी नाम लिया गया पान सिंह तोमर हो, हिंदी मीडियम हो, इसके अलावा लाइफ ऑफ पाई हो, या करीब करीब सिंगल नेमसेक, हो, हाँ, नेमसेक। नेम सेक हो। तो ये सारी फिल्में हैं जिसको देखा, मैं तो कहता हूँ कि इरफान के नाम पे एक रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। ये उनके पुण्यतिथि आने वाली है, उस समय कोई चैनल अगर चाहे, नेटफ्लिक्स चाहे, तो उनकी 12 फिल्मों का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर सकता है, जहाँ इरफान को एक साथ हम देख सकें और उनके बारे में सीख समझ सकें। इरफान खुद एक शो का नाम लेते थे और अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है, वह जरूर देखना चाहिए लोगों को, वो है इन ट्रीटमेंट। ये अमेरिकी शो था और भारत में कब देखा गया है इसको, लेकिन अगर HBO या कहीं ऐसे चैनल पर जाए आप तो वहाँ देख सकते हैं इन ट्रीटमेंट। इसके अलावा जापान में एक सीरीज बनी थी जहाँ उन्होंने एक हिंदुस्तान के डॉक्टर का किरदार निभाया था, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका जापान के इतिहास में है।
विश्व युद्ध के बाद, जो जापान के फेवर में जिसने वोट किया था, उस किरदार को भी वे बहुत अच्छा मानते थे अपना। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक किरदार उनको मिले हैं और मिलते रहे। इरफान की सबसे बड़ी खूबी जो बाद में समझ में आ रही है लोगों को, कि इरफान शुरू से जानते थे कि वे ऋषि कपूर नहीं है, वे हिंदी फिल्मों के कमर्शियल हीरो नहीं है, वैसा नहीं हो सकते। लेकिन आप मेरी इस किताब में भी उनके पहले इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां वे साफ कहते हैं कि मैं अपनी तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, मैं भी रोमांटिक हूँ, मैं भी गाने गा सकता हूँ, मैं भी नाच सकता हूँ, लेकिन हिंदी फिल्मों का जो कमर्शियल ढांचा है उसमें नहीं कर सकता मैं। तो मुझे अपनी तरह अपनी शख्सियत के साथ एक वजूद पाना है और वहां तक पहुंचना है। और बड़ी खुशी की बात है कि अपने अंतिम दिनों की फिल्मों में वे वहां तक पहुंच चुके थे। जो कमी रह गई उनके जाने से वो ये कि इस रास्ते को वे प्रशस्त करते और चौड़ा करते, जहां दूसरे कलाकारों के लिए भी जगह बन पाती और इस तरीके का एक सलीका बनता कि ऐसे कलाकारों को भी मेन लीड में लेकर के फिल्में बनाई जा सकती है और ये फिल्में कामयाब होती हैं। इरफान की वो चाहत रह गई और इरफान के जाने से वह रास्ता ही लगभग बंद सा हो गया है। अब अकेले मनोज वाजपेयी या नवाज कभी-कभी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इरफान एक बड़ी शख्सियत के तौर पर, एक बड़े अदाकार के तौर पर और एक बड़ी सफलता के तौर पर हमारे सामने आए थे। इरफान को हम याद कर रहे हैं तो इरफान का दो, जैसा कि रवि चतुर्वेदी जी ने कहा कि इरफान एक व्यक्ति और इरफान एक कलाकार, इन दोनों को समझने की जरूरत है। मैं व्यक्ति को नागरिक के तौर पे कहूँगा, एक नागरिक इरफान जो है और एक कलाकार इरफान है, इन दोनों को भी समझने की ज़रूरत है। और नागरिक इरफान अपने समाज से जुड़ा हुआ इरफान है, जो रिएक्ट करता है, जो समय-समय पर अपने मंतव्य ज़ाहिर करता है और जिसकी वजह से वह विवादों में भी फँसता है। बावजूद इसके वह लगातार अपनी प्रतिक्रियाएँ करते रहे। मुझे याद है 92 का जब दंगा हुआ था तो कितने घबरा गए थे इरफान, और उस समय मुंबई छोड़ने का, मुंबई में रहने का एक दुविधा जैसी थी उनके पास भी। और जहाँ कई सारे उनके मित्रों ने उनको सांत्वना, भरोसा और ये उम्मीद दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पासिंग फेज है और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दुर्घटना से वे इतने द्वेलित हुए थे कि बार-बार वो रिएक्ट करते थे इन चीज़ों को और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लगातार उनके वक्तव्य आते रहे और वे अपने बातचीत में भी जब तब इसको ज़ाहिर करते थे। चूँकि धर्म का मामला आजकल थोड़े अलग-अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इरफ़ान में एक अलग किस्म की उदारता थी, जो कहीं न कहीं हिंदुइज़्म से प्रभावित थी। चाहे वो बचपन उनका बीता हो जयपुर में अपने दोस्तों के बीच में, या बाद में सुतपा के साथ रहते हुए, या एनएसडी में, तो वो एक विज़न उनका खुल गया था। रवि जी ने बताया है कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते थे। और अभी भी उनके भाइयों से आप मिलें, तो वही ऑर्थोडॉक्स नज़रिया उनका नज़र आता है। लेकिन इरफ़ान ने खुद को खोला था और खुद को विकसित किया था, और जिसको हमारे लेफ्ट के टर्म में कहा जाता है, उन्होंने डिकास्ट किया था, उसको डिक्लासिफ़ाई किया था खुद को, और कहीं से कहीं पहुँच गए थे। तो इरफ़ान के को याद करने की बहुत सारी बातें हैं। मुझे तो एक घटना जब रवि जी बता रहे थे कि वो कैसे कैरेक्टर में चला जाता था, जन्म पत्री याद करता था, तो तैयार करता था, तो मुझे मुंबई की एक घटना याद है। आरंभिक दिनों में सीआईडी सीरीज़ में उनको काम मिला था। सीआईडी टीवी शो जो बीपी सिंह का टीवी शो था, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो घटना है कि इनके किरदार को 10 फीट चल करके जाना था और फिर कुछ रिएक्ट करना था। तो इन्होंने बीपी सिंह से पूछा कि ये 10 फीट क्यों चलेगा ये? यहाँ से चलकर वहाँ तक क्यों जाएगा ये? आप एक शॉट यहाँ खड़ा हूँ मैं, वो ले लीजिए, वहाँ चला जाऊँगा, वो ले लीजिए। आप मुझे चलवा क्यों रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है, ये मुझे बताइए। तो बीपी सिंह की समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा भई स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसा लिखा है कि आपको चल के जाना है। शूटिंग रुक गई, राइटर को बुलाया गया, राइटर को बुला करके फिर समझाया गया, राइटर ने अपने हिसाब से जो समझाना था वो समझाया उनको, इरफान कन्विंस हुए और फिर उसके बाद उस काम को उन्होंने किया। उसके बाद से एक उनकी शिकायत की जाती थी कि यार उसे ले लो, लेकिन वो बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, वो सब कुछ जानना चाहता है।
अरे यार तुम सारे लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, आते हैं एक पन्ना पढ़ते हैं, बोल देते हैं, चले जाते हैं, काम हो जाता है हमारा। और सीआईडी जैसे शो के लिए भी इतना कि ये 10 फीट क्यों चलेगा ये बताइए मुझे, कौन ऐसा करता है। और ये दिक्कत बाद में भी रही है। मुझे याद है गुनाह फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गुनाह एक बहुत ही मामूली फिल्म थी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका इन्होंने निभाई थी, और वो कमर्शियल फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे थे। वहां भी वो अपने किरदार में इस तरीके से जन्मपत्री लेकर डूब चुके थे कि महेश भट्ट को कहना पड़ा कि यार मुझे बुरी एक्टिंग चाहिए तुम्हारी, मुझे इरफान एक्टर नहीं चाहिए, मुझे खराब एक्टिंग चाहिए तुम्हारी, तुम खराब एक्टिंग करो, मुझे वही मेरे लिए काफी होगा। तो अब इरफान की समझ में नहीं आता था कि खराब एक्टिंग क्या होगी, बुरी एक्टिंग क्या होगी। इरफान तो एक अभिनेता थे और अपने सारे किरदार मामले। मैं तो दिल कबड्डी का उदाहरण दूंगा, दिल कबड्डी का भी मौका मिला तो देखिए आप, बहुत ही छोटी सी साधारण सी फिल्म है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। इरफान की सबसे बड़ी खूबी रही कि बतौर अभिनेता वो चाहे छोटी फिल्म हो, साधारण फिल्म हो, सामान्य फिल्म हो, वहां भी वे अपनी उसी शख्सियत के साथ मौजूद है। शायद रवि जी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि बाद में इन्होंने फिल्में देखी हैं उनकी सारी, और मेरे साथ ये सुविधा रही, ये मेरे में फायदे में रहा कि मैं लगातार उनके साथ फिल्मों को देखता रहा, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें चलती रही। जा रवि जी गायब हो गए, आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। आपने जो बात कही, मैं आपकी बात सुन रहा था। जो आप उनकी रोमांटिक उसकी बात कर रहे थे कि कैसे वो अपने आप को मानते थे कि वो ऋषि कपूर नहीं है। लेकिन मैंने जो उनके अभिनय में पाया एक दर्शक के तौर पर, कि जहां उनको रोमांटिक भूमिका निभाने का मौका मिला या रोमांटिक सीन करने का मौका मिला, या जिसको हम कह सकते हैं कि आप जो प्रेम की अनुभूति आपको दिखानी है अपने साथी कलाकार के प्रति, तो वो जो है वो उन्होंने इतनी सघनता से दिखाई है। बहुत छोटे-छोटे दृश्यों में, यानी अगर आप पान सिंह तोमर का ही ज़िक्र ले लें, जो पान सिंह तोमर जो किरदार है, उसका अपनी पत्नी के साथ जो संबंध है, और जिन दृश्यों में वो अपनी पत्नी के साथ आते हैं इरफान, वो इतने अद्भुत दृश्य हैं, इतनी खामोशी से, इतना वो जहाँ मैंने जो अपनी आँखों से वो जो काम लेते हैं और अपनी अदायगी से जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी टिपिकल, उससे वो जो काम लेते हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्रेस होता है। यानी अगर नेम सेक में आप देखें तो तब्बू के साथ जो उनके दृश्य हैं, वो इतने अद्भुत प्रणय दृश्य हैं कि आप उनको मतलब किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जो है मतलब मेन स्ट्रीम रोमांटिक रोल के लिए अपने के लिए अनफिट है। यानी एक फिल्म है मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म थी, शायद जज्बा नाम है उसका, जिसमें वो हाँ, जिसमें वो एक मतलब ऐश्वर्या राय के प्रेमी एक तरीके से उनका रोल निभा रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं है, उससे कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आखिरी सीन है जहां वो कहते हैं कि भाई इश्क था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। तो ये जो एक डायलॉग है उनका, वो मुझे अभी आपकी बात सुनते सुनते वो सारी चीजें याद आ रही कि वो जिस तरीके से वे बात कहते हैं, वो रोमांस की पराकाष्ठा है। वो उसमें जो जिस तरीके से वो दिखाते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत मतलब एक अभिनेता का वो है। और दूसरी बात जो आपने कही उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता की, मैं रवि जी से उसी के बारे में जानना चाहूंगा। रवि जी, आपने उनको शुरुआत से देखा है, आपने मतलब उनके व्यक्तित्व की वो गढ़न देखी है। तो मैं जो एक, क्योंकि इरफान मुझे बहुत कमिटेड किस्म के कलाकार लगते हैं, जो आजकल के कलाकारों में समस्या है कि वो अपने आप को सोशली पॉलिटिकली कमिट नहीं करना चाहते किसी इशू पर, क्योंकि उनको लगता है कि वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो शायद उनके लिए काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे याद है वो पत्रकारों से भी जो है, मुझे तो याद है अर्णव गोस्वामी के एक शो में बाकायदा उनकी बहस हो गई थी अर्णव गोस्वामी से, बहुत तगड़ी बहस हुई थी। और वो जैसा अजय जी बता रहे थे कि वो इस बात से मतलब वो विवादों में पड़ जाते थे, लेकिन उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। रवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या ये शुरुआत से उनके शख्सियत में आपने देखा या बाद के दिनों की देन है ये? अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को आप। हाँ, इसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं और मेरा परिवार पूरा डाउन टू अर्थ, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मार्क्सिस्ट परिवार रहा है, जिसमें मेरी मदर मुस्लिम थी, फादर हिंदू थे, फादर कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। हमारे घर में सारा माहौल ऐसा ही था। और इरफान आ जुड़ा हमसे, तो वो सिर्फ एक्टर की तरह नहीं जुड़ा था, वो परिवार के तौर पर जुड़ गया। मेरी मदर से बहुत बातें करता रहता था, घंटों बात करता रहता, उनके स्ट्रगल के बारे में बात करता रहता था।
मैं खुद भी उनको यही बताता कि देखो, अगर तुम थिएटर में आए हो, दो चीजें ध्यान रखो। एक अच्छा एक्टर, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा एक्टर नहीं है, हो ही नहीं सकता। दूसरा, एक एक्टर अपनी समकालीन परिस्थितियों से निरपेक्ष नहीं रह सकता, उसे रिएक्ट करना ही चाहिए, उसको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वो अगर आंख बंद करके रह जाता है तो वो नहीं, एक्टर नहीं है। मैं कितनी बार इस चक्कर में पुलिस की मार भी खाई है, जेल भी गया हूँ। 2-4 महीने भर के लिए पुलिस ने मुझे लॉकअप में रखा है, मेरी बहनों को भी रखा है, घर वालों को भी इस चक्कर में रखा है। वो ये सारी चीजें जानता था और वो हमसे आ मुड़ा। जब मैंने उद्ध्वस्त धर्मशाला किया, जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उद्ध्वस्त धर्मशाला, अगर आपने नाटक पढ़ा है जीपी देश पांडे का, जीपी देश पांडे प्रोफेसर थे जेएनयू में, और चाइनीज अफेयर्स के एक्सपर्ट्स थे वो। कठोर, बहुत जबरदस्त किस्म के मार्क्सिस्ट थे वो। उसमें वो यही करते हैं, उनका डायलॉग है कि अगर बकरी को शेर बनाना है तो उसको खून का स्वाद चखाना पड़ेगा। ये डायलॉग उसका है उसमें। तो इन चीजों का इरफान के ऊपर बहुत असर पड़ा है, उसके सोच पे। दूसरी बात, जो एक और प्ले किया था, आप लोगों ने वो थिएटर देखा नहीं है, एनएसडी में उसने प्रसन्ना के साथ काम किया था। प्रसन्ना भी समुदाय के स्थापक हैं, संस्थापक, बेंगलोर में, और सीपीएम के बहुत कठोर, मतलब कमिटेड कार्यकर्ता टाइप चीज है वो। और उन्होंने प्ले किया था लाल घास पे नीले घोड़े, जिसमें इरफान ने लेनिन का किरदार लेनिन, किया था। मुझे याद है, वो बहुत लेनिन अच्छा। किया। जी जी बिल्कुल, बहुत शानदार। और जब वो मेरे पास आया था स्ट्रगल करने के लिए बम्बई में, तो मैंने उससे कहा, बंधु, ये तेरे पास जो कैसेट है ना, कोशिश कर कि कुछ लोग, अच्छे लोग इसको देख लें, तुझे काम मिल जाएगा। ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, तो अच्छा काम किया है, अच्छा काम दिखा। तो ये जो 3-4 चीजें शुरुआत की थी, ग्रूमिंग हुई थी उसकी, उसका असर बहुत था कि वो तुरंत रिएक्ट करता था चीजों को, चुप नहीं रह सकता था काफी समय। उसने, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ही बोल पड़ता था पॉलिटिशियन की तरह, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता था। लेकिन आफ्टर ऑल स्टीम कितनी देर तक कंट्रोल होगी, वो निकल ही पड़ती थी। सेकंड चीज, अगर आप ये देखें, जो इरफान का करेक्टर या एक्टर मेल खाता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, काफी कुछ। उसकी फिल्म थी ना विटेरियो डी सिका की, बाइसिकल थीफ। बाइसिकल थीफ नॉन एक्टर्स की फिल्म है। उसमें कोई स्थापित एक्टर नहीं है, कोई ट्रेंड एक्टर नहीं है, सब ऐसे ही सड़क पे से पकड़े हुए कैरेक्टर हैं। कोई जर्नलिस्ट है, एक उसकी वाइफ है डायरेक्टर की, बच्चे हैं इसकी गली में घूमते हुए, कोई सेट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। इरफान ने इस तरीके की फिल्म देख करके और ऐसी चीजें देख, वो क्वालिटी डेवलप की थी। वो नॉन एक्टर टाइप एक्टर था वो ये नहीं था कि उसको कुछ आउटर चीजों की जरूरत पड़े एक्टिंग करने के लिए। जैसे हम प्ले कर रहे थे एक कॉलेज में, जयशंकर प्रसाद का, मुझे याद है, और उसमें वो बैक स्टेज में मेरे काम करता था। जब हम लड़कियों के कॉलेज में था, तो लड़कियां चली जाती थी रोल करके, मतलब अपना एक्टिंग वेक्टिंग करके। शाम को हम सेट पे काम करते थे, लाइट पे काम करते थे। तो ये 4-5 लड़के थे, ये मुझसे कहते थे कि सर, इस बीच को हम एक्टिंग की एक्सरसाइज के लिए भी काम में ले सकते। तो मैं उनको बहुत ही अनयूजुअल किस्म की एक्सरसाइज देता था कि तुम इस पर 15 मिनट सोचो और मुझे करके दिखाओ, आधा घंटे की एक शो दिखाओ। ये तकरीबन रोजाना की प्रैक्टिस थी, और रोज नए थीम आते थे, रोज नई चीजें करते थे ये लोग। तो इनकी एक आदत पड़ गई थी, एक मेथड इन्होंने डेवलप कर लिया था। ये अकेला नहीं था, 4-5 लड़के थे जो मेरे साथ बैक स्टेज पे काम कर रहे थे। उन्होंने सबने ये चीजें आदत डेवलप की कि एक करेक्टर जमीन में से निकाल करके कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो ये अर्थ, कोई सोशल था, हॉरर भी था, ऐसी कई एक्सरसाइज में इनसे कराता रहता था। ये उनके खून में आ गई थी ये इरफान की। उसने बहुत शानदार तरीके से उसको सिनेमा में यूज किया था, बहुत ही शानदार तरीके से यूज किया था सिनेमा में। दूसरी चीज इरफान के साथ एक और थी,
आप शायद अजय जी को पता है, वो उसको पढ़ने का शौक था, जी जी पढ़ने का शौक था, वो बहुत लिटरेचर पढ़ता था, फिक्शन पढ़ता था। ये ज्यादातर एक्टरों में नहीं होता। वो पढ़ना, जो लिटरेचर है वो एक्टर को कैसे डेवलप करता है, उसका एग्जाम्पल ये इरफान है। इसलिए मैं जी कहता हूँ इरफान स्कूल ऑफ एक्टिंग है। वो, मैं कलाकार नहीं देखता उसको, या इंसान तो खैर हर एक ही आदमी है, वो भी एक इंसान था, लेकिन इरफान स्कूल ऑफ एक्टिंग। मैं ये भी नहीं कहता कि वो एक बहुत ही टोटल एक्टर तो नहीं था, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का एक्सपर्ट था, वो विशेषज्ञ था। वो जो विशेषज्ञ था, उसने कुछ तो उसको शुरू से जीन्स में चली गई थी उसकी, गुणसूत्र चले गए थे, कुछ उसने डेवलप किया उसको। और ये सोच के कि ये, और एक एक्टर जो स्वार्थी होता है थोड़ा अपने लिए, होना भी चाहिए, एक्टर होते भी हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं, अपने काम के लिए। वो स्वार्थी भी था थोड़ा सा, कि मुझे मेरा कैरेक्टर बेस्ट करना है कन्विंसिंग तरीके से, लेकिन किसी और एक्टर के ऊपर हावी होके नहीं। देखिए ये बहुत कंपटीशन चलता है। जैसे आप तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्टर डायलॉग कटवा देगा, शॉट हटवा देगा, एंगल चेंज करवा देगा, ये करवा देगा। ये उसमें नहीं था। देखो, वो साथ के साथ सामने वाले एक्टर को, उसको ये पता था, जो हम उसको सिखाते थे, कि तुम्हारा एक्टर तब डेवलप होगा जब तुम्हारे साथ वाले का एक्टर डेवलप हो, करेक्टर डेवलप होगा। अगर वो साथ वाले करेक्टर डेवलप नहीं होंगे तो तुम डेवलप नहीं होगे। तो उसमें ये आदत थी। मैंने कितनी बार देखा है कि वो अपने को एक्टर के साथ काम करता था अलग हट करके, कि आजा भाई एक तरफ आजा, अपन काम करते हैं। और वो लगातार डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, मतलब जिसको कहना है म्यूट होकर के काम करना, कि चल अपन साइलेंट होकर के करेक्टर निकालते हैं, डायलॉग नहीं है हमारे पास। वो बहुत एक्सरसाइज इस तरीके की कराते थे हम लोग। तो ये चीजें उसके बहुत काम की थी। उसने उसको बहुत एक अलग किस्म का अच्छा सा एक एक्टर का, मतलब वो एक्टिंग के साथ साथ एक्टर का टीचर भी था, वो एक्टिंग का एक तरीके से। जी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये मैं जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था इरफान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म जो थी लंच लंच बॉक्स, वो याद आ रही थी कि दो दो अच्छे अभिनेताओं की कितनी शानदार जुगलबंदी मतलब दिखती है उस फिल्म में। और वो इतनी एक मर्मस्पर्शी फिल्म बन करके उभरती है। इरफान ने जो किरदार निभाया है, साजन फर्नांडिस, जो उसमें एक अकेला इंसान है जिसके जीवन में कोई रस नहीं है, लेकिन वो कैसे एक खाने का डब्बा जो है उसकी अदला बदली से या उसके गलत आ जाने से कैसे उसके जीवन में धीरे धीरे एक किस्म की क्या कहें उसको, एक कोमल भावनाएं जगती हैं। और उसके बाद फिर उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलना, और दोनों अभिनेताओं का, दोनों शानदार अभिनेताओं का जो आपस में संवाद है, जो इंटरेक्शन है, वो बहुत बढ़िया। इसी तरह से जितने भी अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो मकबूल में पंकज कपूर हो, तब्बू हो, या नेमसेक में तब्बू हो, तो वो जो चीजें दिखती हैं उनकी, वाकई में वो कमाल की है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो आप कह रहे थे कि अपने साथी कलाकारों के साथ जो उनके मिलने का मामला था, अभी आपने जब वो थिएटर का जिक्र कर रहे थे, अपने लाल लाल घास पर नीले घोड़े का जिक्र किया, तो मुझे वो उनका एक संवाद याद आ गया जो बहुत मेरे दिमाग पर अभी भी छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने लेनिन का रोल किया था। वो कहते हैं कि आप पर्दे पर आते ही कहते हैं कि लेनिन लेनिन दिखता नहीं है ना, दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेनिन यहाँ नहीं है, लेनिन यहाँ है। तो दिमाग, जो उन्होंने दिमाग की तरफ इशारा करके कहा था, वो आज तक मेरे दिमाग, मतलब मुझे वो एकदम सीन पूरा का पूरा चस्पा है मेरे दिमाग पर। और वो एक बहुत बड़े एक्टर की निशानी है कि इतने बरसों बाद भी जो उनकी जो चीजें हैं वो आपको याद रह जाती हैं। वो किस तरीके से उन्होंने वो चीज को कहा था, जो उनकी कमिटमेंट वाली बात है। उसी तरह से मैं याद करता हूँ, तो जब मैं ये आपकी पान सिंह तोमर को याद करता हूँ, तो उसमें एक दृश्य है जब वो नौकरी छोड़ चुके हैं, मतलब फौज की नौकरी से हट चुके हैं, उसके बाद वो बागी हो गए हैं, और भी उनका बेटा जो है वो फौज में चला गया है। वो एक बार बेटे से मिलने जब जाते हैं अपनी उस यूनिट में, और जब बेटे को देखते हैं, उसको बेटे को देखने के बाद जो एक पिता के तौर पर उनकी जो भावना है, आंख उनकी जो भर आती है, किस तरीके से वो अपनी आंख को हल्का सा मोड़ते हैं, वो अपने आप में इतना मर्मस्पर्शी दृश्य है। वो मेरे ख्याल में शायद उसके लिए वाकई आपको बहुत बड़ा एक्टर होना चाहिए। तो धनंजय जी, आपके पास मैं आता हूँ अपनी हमारी बातचीत के इस आखिरी मोड़ पर। एक मतलब ये जो, प्रसंग मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल। जो रवि जी जो बोल रहे थे ना कि साइलेंट रह के एक्टिंग करना, जो अपने दोस्तों के साथ वो थिएटर के दिनों में करते थे,
मुझे याद है पीकू के समय अमिताभ बच्चन बहुत प्रैक्टिस करते हैं अपने संवादों का, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और ये सच्चाई है। तो और इरफान के लिए भी संवाद लिखे गए थे जो जूही चतुर्वेदी ने लिख के दिए थे। जूही ने ही भी इस बात को स्वीकार किया था कि मेरे कई संवादों को उसने बोला ही नहीं पर्दे पर। और ये अमिताभ बच्चन के लिए बहुत चौंकने वाली बात हो जाती थी, क्योंकि वो तो क्यों लेके चलते थे कि ये संवाद बोलेगा तो फिर मैं ये बोलूंगा। और इरफान क्या करते थे कि संवादों को अपने एक्सप्रेशन से जाहिर कर देते थे, शब्द नहीं बोलते थे, भाव आ जाते थे। और उन्होंने जूही को समझाया कि भाई तुमको अपनी बात कहनी थी ना, मैंने कह दी, जरूरी थोड़ी है कि संवाद बोल के कहूं मैं। सचमुच, लेकिन इसकी वजह से अमिताभ बच्चन की मुश्किल हो जाती थी, बढ़ जाती थी। और बाद में अमिताभ ने उनसे कहा भी कि यार आप ये कैसे कर लेते हैं। ये बहुत दिलचस्प प्रसंग सुनाया आपने। धनंजय, आपके पास आता हूँ। हमारी बातचीत के आखिरी दौर में हैं हम, और मैं आपसे ही कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगा आपकी टिप्पणी से। इरफान जो जिस तरह का एक खजाना छोड़ गए हैं एक्टिंग का, और अभी अजय जी और रवि जी बात कर रहे थे कि अब वो जो एक चीज है, वो रास्ता जो है वो उस तरह के एक्टर्स के लिए शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि वो मतलब इन जैसे एक्टर्स को लेकर के कोई लीड में लेकर के फिल्में बनाए। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी का नाम लिया, पंकज त्रिपाठी भी उसी रास्ते पर हैं, और उनको लेकर के भी फिल्में बनाई जा रही हैं लीड रोल में। लेकिन आज जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि अच्छी कहानियों से जूझ रही है, और अच्छे अभिनेताओं के पास भी अच्छी कहानियां नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही हैं, चाहे वो आपका कमर्शियल सिनेमा हो या जो दूसरी तरह की फिल्में हैं। ओटीटी ने कुछ हद तक बचा रखा है बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिर भी ये जो एक पूरा परिदृश्य है, इसमें आप इरफान जैसे अभिनेता की अनुपस्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अच्छी कहानियां नहीं है ऐसा कहना सही नहीं है। अच्छी कहानियां लोगों को चाहिए नहीं, ढूंढते नहीं है। वो एक सेट दिमाग से चलते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उनका जो बाजार है उसको लेकर के जो वो अपना परसेप्शन बनाते हैं, उसमें अच्छी कहानियां या अलग किस्म की कहानियां उनको नहीं चाहिए। उनको रिस्क नहीं चाहिए, उनको वही फार्मूले चाहिए, वही आजमाए हुए नुस्खे चाहिए। उसमें कुछ नया कह दो नए तरीके से। जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि कई सारे डायलॉग जो है वो नहीं बोलते थे इरफान, और अपने एक्सप्रेशन से या अपने शारीरिक हाव भाव से बता देते थे। और अमिताभ बच्चन को दिक्कत इसलिए हो जाती थी कि अमिताभ बच्चन रवि चतुर्वेदी जी से गुरु उनको नहीं मिले। अगर मिले होते तो शायद इस तरह की बात नहीं होती उनके साथ। सिनेमा में आमतौर पे जो चीजें होती है बिल्कुल सही होती है कि लास्ट लाइन पकड़ करके ही वो क्यों लेकर के बोलते हैं जी, तो एक्टर वो लेकर के बोलते हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पहले मैं अजय जी की बात से आऊँ कि जब महेश भट्ट उनके साथ काम कर रहे थे तो बोले खराब एक्टिंग करो यार, तुम कहाँ इस समय पड़े हुए हो। और उन्होंने कहा कि 10 फीट क्यों चल के आओ, बीपी सिंह को कहा कि 10 फीट क्यों चल के आओ। देखिए क्या होता है कि जब हम सिनेमा कर रहे होते हैं तो सिनेमा करने में कोई अभी भी कोई बड़े स्किल की जरूरत नहीं मानते हैं लोग। आमतौर पे मानते हैं कि बस ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, स्टार है तो स्टार फिल्में चला देगा, क्योंकि स्टार को सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है सिनेमा में चलाने का। थिएटर में स्टार माध्यम नहीं होता। थिएटर में होता है कि आपने जो है कंटेंट क्या है और आपका क्राफ्ट क्या है। अगर क्राफ्ट और कंटेंट आपके पास नहीं है तो एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिनेमा अलग है। और सिनेमा में फिर जो है, चूंकि इरफान जिस तरह से बता रहे हैं रवि जी, जिस तरह से आए वो गढ़ करके, जिस तरह से वो बने, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों। अगर 10 फीट हम चल रहे हैं तो वो सिनेमा को भी समझ रहे थे। इसका मतलब कि सिनेमा के पर्दे पर हमारे 10 फीट चलने का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वो खड़ा ही दिखता है या मूवमेंट दिखता है। या एक और बात मैं कहूं कि जो कैरेक्टर अगर उठ के 10 फीट चल रहा है तो कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के पास क्यों जाता है, इसकी वजह होनी चाहिए। अगर राइटर को बुलाया, उन्होंने कहा कि बताओ, तो वजह होगी। बिना वजह ये कैरेक्टर क्यों गया, वो कैरेक्टर इसके पास क्यों नहीं आया, ये कैरेक्टर चल रहा है, वो कैरेक्टर रुका हुआ क्यों है। वो कई सारी बातें जो है जब आप स्क्रिप्ट पे सीरियसली सोचते हैं तो वो नजर आती है। और चूंकि इरफान, अब फिर मैं आता हूं रवि जी, आज एक और बात कर दूं कि बड़ा चर्चित अजय जी किस्सा है, आप सब जानते होंगे कि मेरे बड़े सीनियर ने एक बार सुनाया था कि एक बड़े फिल्मकार थे, उनसे एक्टर ने कहा कि आपने जो ये मुझे बताया इस शॉट में कि तुम यहाँ चल के आओगे, रुकोगे, लेफ्ट देखोगे, फिर जो है मुस्कुराओगे और एग्जिट कर जाओगे, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कर रहे हो कि बाहर जो है प्रोडक्शन वाला बैठा हुआ है अटैची लेकर के, वो तुम्हें वाउचर साइन करवाएगा और पैसे देगा, तुम घर चले जाओगे।
तो वो जो है सिनेमा में आमतौर पे वही लिया जाता है, लेकिन इरफान जैसे एक्टर बनाने के लिए जो रवि जी ने कहा कि अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान अगर नहीं होंगे तो आप संवेदनशील नहीं होंगे, और बिना संवेदना के परकाया प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने धनंजय, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इसी वाक्य पर आपके आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा कि अच्छा इंसान होना एक अच्छा कलाकार होने के लिए बहुत जरूरी है। और इरफान जो है वो उस कसौटी पर खरे उतरते थे, और इसी वजह से उनकी जो भी अदाकारी है वो हम आज भी याद करते हैं, और आगे भी जो उनके प्रशंसक हैं वो उनको हमेशा याद करते रहेंगे। इरफान के काम पर, उनकी शख्सियत पर और उनकी अदाकारी पर आप तीनों विशेषज्ञों ने जो प्रकाश डाला, जिस तरह से उनको विश्लेषित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को देखा सुना। उम्मीद है उन्हें चर्चा पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।